हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में फिर बेस थ्योरम के जो क्वेश्चन चल रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बेस थ्योरम का जो लेक्चर चल रहा था उसी का नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, अब बेस थ्योरम के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं और बेस थ्योरम से ही प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगी। तब 3D पढ़ाएंगे आपको, जो वेक्टर का 3D पोर्शन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला वेक्टर में से। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको पढ़ाएंगे इसके बाद में। तो अभी हो सकता है 1 या 2 वीडियो और इसके बने बस, क्योंकि इसमें जो NCERT बेस्ड अच्छे क्वेश्चन हैं, NCERT बेस्ड जो अच्छे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको करवा दें बेस थ्योरम के। इसके बाद में आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। देखिए, आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। जब आपको लगे कि नहीं, हमने आपके लिए 100% मेहनत की है, फॉर्मेलिटी नहीं अदा किया, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, पढ़ने के बाद लोग कमेंट्स नहीं करते, मज़ा नहीं आता। कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स करने से क्या होता है, वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। और कोई दिक्कत है तो भी कमेंट्स करिए। तो कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। लाइक करिए, ठीक, और सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे। और देखिए, हर वीडियो में बताते हैं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैथ आगे 12th के बाद, आफ्टर 12th आप जब मैथ पढ़ेंगे तो आप मैथ इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो आपकी मर्ज़ी, हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप मैथ इंग्लिश में सीखिए। इसीलिए हिंदी में इंग्लिश में लिखा होता है, उसका हिंदी वर्जन भी हम आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा। पहले अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का है। NCERT से क्वेश्चन है। NCERT के कुछ बेस थ्योरम में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन अभी करवा दें 1-2 वीडियो में। बस जैसे वो ख़त्म हो जाएंगे वैसे प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगी। देखिए, कहा गया 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे बॉक्स हैं। तीनों बॉक्स बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है, अलग अलग नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 सेम बॉक्स हैं, एक जैसे बॉक्स हैं। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक बॉक्स में 2 सिक्के हैं। इसलिए हिंदी में भी बताते हैं, हर एक बॉक्स में 2 सिक्के हैं। इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। पहले वाले बॉक्स में जो है दोनों सोने के सिक्के हैं, पहले वाले बॉक्स में। इन बॉक्स सेकेंड बोथ आर सिल्वर, दूसरे वाले बॉक्स में दोनों चांदी के सिक्के हैं। एंड इन थर्ड बॉक्स, और तीसरे वाले बॉक्स में 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। तीसरे वाले बॉक्स में एक सोने का है, एक चांदी का है। तीसरे वाले बॉक्स में एक देखिए सोने का है और एक चांदी का है। अब कहा गया ए पर्सन चूजेज, देखिए इसमें बोला गया ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम। एक आदमी कोई एक बॉक्स को चुनता है। तीनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब हो गया सेम है, एक जैसे हैं, बॉक्स अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम होंगे। ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम। एट रैंडम मतलब जानते हो, यदृच्छिया बोलते हैं, अचानक, जिसमें प्री प्लान ना हो। कोई भी आदमी एक बॉक्स को एट रैंडम चुनता है, चूज करता है, सिलेक्ट करता है। एंड टेक्स आउट ए कॉइन, और उससे एक सिक्का निकालता है। एक बॉक्स को चुनता है और उससे एक सिक्का निकालता है। इफ़ द कॉइन इज गोल्ड, अब देखिए ये चीज़ गिवन हो गई, फाउंड हो गई, नोन हो गई, पता हो गई, ऑलरेडी आकर्ड हो गई। ये गिवन हो गया, ये गिवन है, या कह सकते हैं नोन है, या ऑलरेडी आकर्ड है, या फाउंड है। हिंदी में बोलेंगे, कह सकते हैं दिया है, ज्ञात है, पता है, पहले से घटित है। इफ़ द कॉइन इज गोल्ड, ये चीज़ पता हो गई। तो जो नोन है, गिवन है, बेस थ्योरम में आपको क्या बताया था, जो नोन है, गिवन है, फाउंड है, वो अपान में रहेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि अदर कॉइन, जो दूसरा सिक्का इन द बॉक्स में, इज आल्सो ऑफ गोल्ड, वो भी गोल्ड का है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉक्स में दूसरा सिक्का है वो भी गोल्ड है, वो भी सोने का है। अब देखिए, कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। इस बात की क्या देखो, वो एक सोने का सिक्का निकालता है, इफ द कॉइन इज गोल्ड, एक कॉइन टेक्स आउट ए कॉइन, एक सिक्का निकालता है। इफ़ द कॉइन इज गोल्ड, यदि सिक्का सोने का है, ये चीज़ पता हो गई कि सिक्का सोने का। जो आदमी एक बॉक्स को सिलेक्ट करता है, चूज करता है, उससे एक कॉइन निकाल लेता है, उससे एक सिक्का निकाल लेता है। वो सिक्का काहे का, इफ़ द कॉइन इज गोल्ड, वो सिक्का किसका है, सोने का है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि बॉक्स में जो दूसरा सिक्का है वो भी सोने का है। तो इसका मतलब कौन सा बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है,
इसका मतलब किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑफ आल्सो गोल्ड, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉक्स में जो दूसरा सिक्का है अदर कॉइन है वो भी गोल्ड है, वो भी गोल्ड है। इसका मतलब कौन से बॉक्स को सिलेक्ट करना है, इसका मतलब हो गया देखो अदर, देखो इसको देखना, अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, इसका मतलब फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, इसका मतलब फर्स्ट बॉक्स। क्यों? क्योंकि देखिए अदर कॉइन इन, देखो एक सोने का सिक्का तो निकल ही आता है, तो पता हो गया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, की दूसरा सिक्का भी, बॉक्स में दूसरा सिक्का भी सोने का है, तो मतलब दूसरा सिक्का भी सोने का, मतलब दोनों सिक्के किसके हो गए, गोल्ड के। तो दोनों सिक्के गोल्ड के किसमें, देखो दोनों सिक्के गोल्ड के किसमें, फर्स्ट बॉक्स में। तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट बॉक्स चुने जाने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही, फर्स्ट बॉक्स। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का थोड़ा सा लैंग्वेज को डाइवर्ट कर दिया गया, थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी गई और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई, जरा सा भाषा चेंज कर दिया गया और बहुत सारे बच्चे का ना लगा पाए। क्या लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया है कि अदर कॉइन इन द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉक्स में जो दूसरा सिक्का है वो भी गोल्ड का है। तो एक जो गोल्ड का निकाला गया है ये तो पता है, एक गोल्ड का निकाला गया है और बॉक्स में दूसरा भी गोल्ड का है, तो इसका मतलब दोनों गोल्ड के। तो दोनों गोल्ड के किस बॉक्स में, पहले बॉक्स में तो है, देखो फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। इसका मतलब कौन सा बॉक्स चुने जाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। देखिए घुमा करके पूछा गया, थोड़ा सा डाइवर्ट करके पूछा गया, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कि फर्स्ट बॉक्स चुने जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि फर्स्ट बॉक्स चुने जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, डायरेक्टली ना पूछ करके घुमा करके पूछ लिया गया है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉक्स में जो अदर कॉइन है, मतलब जो दूसरा सिक्का है वो भी गोल्ड का है। तो पहला भी गोल्ड जो निकाला गया वो तो गोल्ड है ही, और दूसरा भी गोल्ड, दूसरा भी गोल्ड होने का मतलब कौन सा बॉक्स सेलेक्ट होना, पहला वाला बॉक्स, क्योंकि पहला वाला बॉक्स ही ऐसा है जिसमें दोनों गोल्ड कॉइन है, दोनों सोने के सिक्के हैं। इसका मतलब दूसरा वाला, पहला वाला बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। लेट कैसे करेंगे, लेट कर लीजिए। E1 क्या हो जाएगा, सिलेक्टिंग या चूजिंग फर्स्ट, ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, चूजिंग फर्स्ट बॉक्स। E2 एक इवेंट हो जाएगी, चूजिंग मतलब चुनना, सिलेक्ट करना, चूजिंग सेकेंड बॉक्स। पहले बॉक्स को चुनना E1 है, इवेंट E1 है, घटना E1 है। दूसरे बॉक्स को चुनना E2 है। E3 क्या हो जाएगा, देखिए चूजिंग थर्ड बॉक्स। बस अब बेस थ्योरम के लास्ट में पहुंच गए, एक दो वीडियो और बनेंगे, क्योंकि देखिए अगर यहीं से छोड़ देंगे तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। और एनसीईआरटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताने, तो वो बता देंगे, जैसे वो समाप्त हो जाएंगे वैसे आपको 3 डायमेंशनल पढ़ाने लगेंगे। देखिए तो PE1 क्या हो जाएगा, पहले बॉक्स को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, PE2 दूसरे बॉक्स को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, PE3 तीसरे बॉक्स को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी। पहले वाले बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अब सोचिए जरा 1/3 क्यों होगी, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं, 3 बॉक्स हैं बिल्कुल सेम है, ऐसे 3 बॉक्स बिल्कुल सेम है, ऐसे 3 बॉक्स बिल्कुल ऐसे सेम है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो अब कहिए जब फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट वाला तो एक ही होगा ना, टोटल कितने होंगे 3, तो 1/3। सेकेंड बॉक्स सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड, तो सेकेंड वाला तो एक ही होगा, टोटल कितने होंगे 3। थर्ड वाला बॉक्स सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड एक ही होगा, टोटल कितने 3। तो थर्ड बॉक्स सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। अब देखिएगा जरा गौर से। अब अगेन लेट, हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि अगेन किसको लेट करते हैं, दोबारा किसको लेट करते हैं, जो गिवन है, फाउंड है, नोन है, दिया है, ज्ञात है, पता है, ऑलरेडी आकर्ड है, पहले से घटित हो चुका है, उसको अगेन लेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या नोन है या गिवन है, इफ द कॉइन इज गोल्ड, मतलब जो कॉइन ड्रा किया जाता है, टेक्स आउट ए कॉइन इफ द कॉइन इज गोल्ड, जो सिक्का निकाला जाता है वो गोल्ड का, ये पता है। तो अगेन लेट, ऐसे देखो लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी चीज लिखना कैसे, अगेन लेट ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड,
ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन, ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन, पूरा लैंग्वेज लिख दिया जाए। अगेन लेट अरे यार, अगेन लेट, यहाँ पर देखिए थोड़ा छूट गया। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन। अगेन लेट, दोबारा लेट कर लिया गया कि ड्राइंग कॉइन मतलब अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन, दोबारा लेट कर लिया गया कि निकाला गया सिक्का सोने का है, इसकी घटना ई है। कि मतलब ई किसकी घटना है, ई किसकी इवेंट है, कि ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन, ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन मतलब जो सिक्का निकाला गया है वो गोल्ड का है, इसकी घटना ई है। ई किसकी इवेंट है, इवेंट को मतलब हो गया हिंदी में घटना। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन, की निकाला गया सिक्का सोने का सिक्का है, इसकी घटना ई है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे PE बाई E1, PE बाई E1, PE बाई E1, PE बाई E1। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, ड्राइंग कॉइन इज ए गोल्ड कॉइन मतलब निकाले गए सिक्के के सोने की होने की, निकाले गए सिक्के के ड्राइंग कॉइन के गोल्ड कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी अपान E1। अपान में जो लिखा है वो नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन, ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, गोल्ड कॉइन ड्राइंग होने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि नोन है कि पहले बॉक्स से, E1 मतलब नोन है, E1 नोन है मतलब चूजिंग फर्स्ट बॉक्स, तो मतलब ये पता है कि बॉक्स पहला है। P किसकी प्रोबेबिलिटी, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन मतलब निकाले गए सिक्के के गोल्ड कॉइन होने की, निकाले गए सिक्के के सोने का सिक्का होने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि वो चूजिंग फर्स्ट बॉक्स मतलब फर्स्ट बॉक्स से है। तो मतलब कह सकते हैं फर्स्ट बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो फर्स्ट वाले बॉक्स में दो कॉइन है, दोनों गोल्ड है, तो हो जाएगा 2/2 मीन्स 1 आएगा। अब PE बाई E2, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का निकालने की, गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E2 सेकेंड बॉक्स से, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कॉइन कैसा है, गोल्ड का है, सोने का, अपान E2 सेकेंड बॉक्स से। तो सेकेंड बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकेंड वाले बॉक्स में बोथ आर सिल्वर, गोल्ड का कोई है ही नहीं, तो गोल्ड वाला 0 हो गया, ये 0 आएगा। अब देखिएगा इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, आंसर बता देंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय बच जाए तो और क्वेश्चन हो जाए। PE बाई E3, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, ड्राइंग कॉइन इज गोल्ड कॉइन निकाले गए सिक्के के सोने के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब सोने का सिक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E3 थर्ड बॉक्स से। तो थर्ड बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड वाले बॉक्स से, देखिए थर्ड वाले बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो थर्ड वाले बॉक्स में एक गोल्ड है एक सिल्वर है, तो एक गोल्ड एक सिल्वर, गोल्ड वाला एक ही लेकिन टोटल 2। अब लिखोगे फ्रॉम बेस थ्योरम, देखिए फ्रॉम बेस थ्योरम में क्या होगा, जो नोन है गिवन है वो अपान में कर दो। तो नोन क्या आया, इफ द कॉइन इज गोल्ड मतलब E नोन है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि बॉक्स में दूसरा सिक्का जो है वो भी सोने का है, मतलब कौन सा बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि दूसरा भी सोने का होगा मतलब दोनों सोने के हो गए, और जब दोनों सोने के हो गए तो कौन सा बॉक्स हुआ, फर्स्ट बॉक्स, मतलब फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा E1। हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि इसका फार्मूला हम लोग रटते नहीं हैं, हमें देखना है कैसे बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, P ये E1 है तो E1 लिख दोगे, इसका उल्टा लिख दिया जाए PE बाई E1। अब देखिए यहाँ पर लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, जितनी भी इवेंट्स है कैसे लिखा जाए, देखो PE1 PE बाई E1 प्लस PE2 PE बाई E2 प्लस PE3
PE/E3। ये यहाँ पर सारी वैल्यू रख दोगे, सारी वैल्यू आपके सामने, ये सारी वैल्यू आपके सामने आंसर बता दे रहे, ताकि देखिए समय बचेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका आंसर आएगा 2/3। सारी वैल्यू आप ये रख दोगे, आंसर 2/3। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, जितने जल्दी समाप्त हो, तो 3 डायमेंशनल पढ़ाना है। वेक्टर का जो 3 डायमेंशनल पोर्शन है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये देखिए जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसके बाद इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको और लिखेंगे तो आप सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखिए फार्मूले तक हम आपको बता देंगे, कैलकुलेशन आप करेंगे। इसका आंसर है 4/9, ये लिखा हुआ है 4/9, 4/9 इसका आंसर है। तो हम इसको फार्मूले तक बता देते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर 4। फिर इसी के बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपको लिखेंगे विथ आंसर, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके बाद में वीडियो यहाँ से फिर प्रोबेबिलिटी द एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर 3 डायमेंशनल शुरू करते हैं। देखिए जरा गौर से, कहा गया देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं। 1 इज 2 हेडेड, एक सिक्का ऐसा है कि इसमें दोनों तरफ हेड है। हिंदी में इसलिए बताते हैं कि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। 1 इज 2 हेडेड, उनमें से 3 सिक्के हैं, उनमें से एक सिक्का ऐसा है 2 हेडेड जिसमें दोनों तरफ हेड है। अनदर इज बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड को हिंदी में बोलते हैं अभिनत। बाइस्ड जो होते हैं वो सिंपल नहीं होते, उनमें भी कुछ न कुछ गलती होती है, मतलब वो कुछ न कुछ दोष होता है। जो बाइस्ड होते हैं उनमें भी कुछ न कुछ दोष होता है, वो साधारण सिक्के नहीं होते हैं, जो मार्केट में चलते हैं वो सिक्के नहीं होते। बाइस्ड को हिंदी में बोलते हैं अभिनत। तो अनदर इज बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%। ये मतलब जो बाइस्ड वाले होते हैं, हमने बताया ये भी साफ सुथरे सिक्के, ये फेयर कॉइन नहीं होते, साफ सिक्के नहीं होते हैं, ये भी इनमें भी कुछ न कुछ दोष होता है। देखिए तो कहा गया अनदर इज, एक पहला वाला तो ऐसा है जिसमें दोनों तरफ हेड है, दूसरा वाला कैसा है अनदर इज बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%। दूसरा ऐसा है जिसमें बाइस्ड है, मतलब अभिनत है, हिंदी में अगर बोला जाए तो अभिनत है, जिसमें से अभिनत मतलब है कि इनमें भी दोष होता है, अच्छे सिक्के नहीं होते, साफ सुथरे नहीं होते, फेयर कॉइन नहीं होते। दैट कम्स अप हेड 75%। तो दूसरे वाले में हेड कितने चांस है, देखो पहला वाला में तो दोनों तरफ हेड है, दूसरे वाले में हेड आने के चांस 75% है। अच्छा बताइए, अगर दूसरे वाले में हेड आने के चांस 75% है तो टेल आने के चांस कितने होंगे, 25%। दूसरा वाला ऐसा सिक्का है, दूसरा वाला ऐसा सिक्का जिसमें हेड आने के चांस 75% है, मीन्स टेल आने के चांस कितने होंगे, 25% होंगे। फिर बोला गया ऑफ द टाइम, चलिए वो तो हो गया। एंड थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड को हिंदी में बोलते हैं ये साफ सुथरे होते हैं। अनबाइस्ड मतलब हो गया फेयर कॉइन, अनबाइस्ड मतलब हो गया फेयर कॉइन, जो साफ सुथरा होगा, अच्छा सिक्का होगा, जिसमें कोई दोष नहीं होगा। अनबाइस्ड मतलब हो गया फेयर कॉइन हो जाएगा, साफ सिक्का होगा, अच्छा होगा, साधारण जो मार्केट में चलता है, जिसमें कोई दोष नहीं होगा। अनअभिनत बोलते हैं हिंदी में, अनअभिनत, हिंदी में बोलते हैं अनअभिनत कॉइन, मतलब इसमें कोई दोष नहीं है। तो एंड थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, अनअभिनत है। अनबाइस्ड कॉइन मतलब जो मार्केट में चलते हैं, जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की भी 1/2 होती है, वो है अनबाइस्ड कॉइन, जिसमें 50-50% चांस होता है। 50-50% चांस होने का मतलब हेड भी 50%, टेल भी 50%। इन्हीं को फेयर कॉइन भी बोलते हैं, यही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो अनबाइस्ड कॉइन हो गया, अनबाइस्ड में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की भी 1/2, हेड आने की भी 1/2 और टेल आने की भी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। एक मिनट जरा देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए अनबाइस्ड मतलब जो फेयर कॉइन हो गया, साधारण सिक्का हो गया, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उसमें हेड आने का भी 1/2 और टेल आना भी कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिएगा थोड़ा सा गौर से, तो कहा गया है 1 ऑफ 3 कॉइन्स इन चूजन, तीनों में से कोई एक चुना जाता है, तीनों में से कोई एक चुना जाता है। एंड टास्ट और फेंका जाता है, उछाला जाता है। इट शोज हेड, इट शो, टास्ट मतलब उछाला जाता है, इट शोज हेड और उसमें हेड आता है। अब देखिए ये गिवन हो गया, ये नोन हो गया,
ये फाउंड हो गया, ये ऑलरेडी आकर्ड हो गया, मतलब ये दिया है, ये ज्ञात है, ये पता है, ये पहले से घटित हो चुका है। क्या घटित हो चुका है कि उसमें हेड आता है, हेड आता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू हेडेड कॉइन था, मतलब दोनों तरफ हेड वाला कॉइन है, दोनों तरफ हेड वाला सिक्का है, दोनों तरफ हेड वाला सिक्का है। तो थोड़ा सा आप देखिए स्पीड से बताते हैं, पिछले कई वीडियो से बेस थ्योरम पढ़ रहे हैं, जल्दी से समाप्त करते हैं। E1 क्या हो जाएगा, E1 मतलब कह सकते हैं चूजिंग टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन मतलब दोनों तरफ हेड वाला सिक्का अगर चूज किया जाए वो E1 हो गया। E2 क्या हो जाएगा, देखिएगा E2 क्या हो जाएगा, चूजिंग बाइस्ड कॉइन, चूजिंग बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड वाला कॉइन चुनना, E2 हो गया। E3 क्या हो जाएगा, देखिए चूजिंग अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन चुनना, E3 हो गया। अनबाइस्ड मतलब जो फेयर कॉइन होता है, साफ सुथरा होता है, अनभिनत, जिसमें कोई दोष नहीं होता है। तो देखो तो यहाँ पर 3 कॉइन है, तो E1 क्या हो गया, ऐसा कॉइन सिलेक्ट किया जाए जो टू हेडेड है, मतलब जिसमें दोनों तरफ हेड है। E2 क्या हो गया, बाइस्ड कॉइन चुनना, चूजिंग बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड मतलब जो दोषी होते हैं, बाइस्ड वाला में क्या देखो दोषी ही है, तभी उसमें हेड 75% आता है, टेल कितना आएगा 25%। E3 क्या हो जाएगा, चूजिंग अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड मतलब जो फेयर कॉइन होता है, जिसमें कोई दोष नहीं होता, अनभिनत होता है, मतलब जिसमें हेड भी 50%, टेल भी 50%, 1/2 1/2। अब देखिए तो यहाँ पर पहले PE1 निकाला जाए। PE1 मतलब टू हेडेड कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी, क्योंकि टू हेडेड वाला एक ही कॉइन है। टोटल कितने कॉइन है, टोटल 3 सिक्के हैं, उसमें से टू हेडेड वाला एक है, टू हेडेड वाला एक है। PE2, PE2 देखिएगा, PE2 मतलब चूजिंग बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड कॉइन सेलेक्ट करना। तो बाइस्ड वाला कॉइन, बाइस्ड मतलब जो दोषी है, अभिनत है, तो बाइस्ड वाला तो एक ही कॉइन है, बाइस्ड वाला तो केवल एक ही कॉइन है, बाइस्ड वाला केवल एक ही कॉइन है, तो 1 और टोटल 3। PE3 अनबाइस्ड कॉइन सेलेक्ट करना, अनबाइस्ड कॉइन सेलेक्ट करना, तो अनबाइस्ड वाला भी एक ही है लेकिन टोटल 3 है, टोटल कितने हैं 3। अब देखो अगेन लेट, हमने आपको बताया था अगेन किसको लेट करते हैं, अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ, अगेन जो नोन है, गिवन है, फाउंड है, उसको अगेन लेट करते हैं। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ शोइंग हेड या इज द इवेंट ऑफ अपेयरिंग हेड, मतलब हेड आना, या शोइंग हेड, अपेयरिंग हेड, हेड आने की घटना ई है, हेड आने की, जो नोन है, गिवन है, दिया है, पता है, ज्ञात है, उसी को दोबारा लेट कर लेते। अब देखिएगा थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन बहुत 2 3 4 वीडियो से पढ़ रहे हो। PE/E1, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी, हेड आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, अपान में जो लिखा है वो नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड, दिया है, ज्ञात है, पता है, घटित हो चुका है। तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, अपेयरिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या शोइंग हेड, हेड शो करना, शो करना मतलब दिखना या हेड आना। तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, हेड आने की अपान E1, किसमें, टू हेडेड कॉइन में, अपान E1, E1 मतलब पता है, जबकि वो टू हेडेड कॉइन है, मतलब दोनों तरफ हेड वाले सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हेड ई क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपान E1 मतलब टू हेडेड कॉइन में, मतलब दोनों तरफ हेड वाले सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों तरफ हेड वाले सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों तरफ हेड वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 2/2, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों तरफ हेड है, टोटल भी 2 ही होगा, तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद PE/E2, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, हेड आने की, हेड शो होने की प्रोबेबिलिटी अपान E2 बाइस्ड कॉइन में। तो बाइस्ड वाले कॉइन में, अभिनत वाले कॉइन में, अभिनत वाले कॉइन में हेड आना, तो बाइस्ड वाले कॉइन में देखो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, हेड अपेयरिंग की, हेड आने की अपान E2 बाइस्ड कॉइन में। तो बाइस्ड कॉइन में हेड आना कितने परसेंट है, देखो 75%, तो 75/100, तो 3/4। अब देखो
PE/E3। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, हेड आने की। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, हेड आने की अपान E3। अनबाइज्ड कॉइन, अनबाइज्ड कॉइन मतलब जो फेयर कॉइन है, साफ सुथरा सिक्का है जो मार्केट में चलते हैं, तो उसमें हेड आना 1/2, टेल आना भी 1/2, तो इसमें 1/2। अब लिखोगे देखो फ्रॉम बेस थ्योरम, फ्रॉम बेस थ्योरम, गौर से देखिएगा कैसे लिखेंगे। P जो पता है, नोन है, गिवन है, वो अपान में रहेगा। तो ये पता है कि सोज हेड मतलब हेड आना पता है, मीन्स E पता है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई, इट वाज टू हेडेड, टू हेडेड मतलब E1 की। अब देखो इसका फार्मूला कैसे आप बनाओगे, हर वीडियो में बता चुके हैं। PE1, इसका अपोजिट लिखोगे PE/E1 उल्टा करके। अब देखिए नीचे क्या होगा, PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 प्लस PE3 PE/E3। अब देखिए PE1 1/3, PE/E1 1 अपान, देखिए PE1 1/3, PE/E1 1, PE2 1/3, PE/E2 3/4, PE3 1/3 और PE/E3 1/2। ये हो जाएगा देखिए 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये कैंसिल 1/4 1/6। देखिएगा 1/3, इसका एलसीएम ले लिया जाए 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। ये 12 ऊपर चला जाएगा, देखो 12 ये हो जाएगा 3, ये 4 3 7 2 9, 3 4 जा 12, तो अब आ जाएगा 4/9। ये देखिए 4/9। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, तो उसको आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे। जितने ज़्यादा आप लगाएंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर भी लिखा, इसको आपको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल जस्ट जिसे अभी आपको बताया था उसी के जैसा है। आंसर 20/4, थोड़ा सा चेंज है। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं, 1 is 2 हेडेड जैसे भी लिखा था। अनदर इज बाइज्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75%, वही चीज़ है ऑफ द टाइम। एंड थर्ड इज आल्सो बाइज्ड, थोड़ा यहाँ पर चेंज है, तीसरा वाला भी बाइज्ड है। बाइज्ड जिसको हिंदी में अभिनत बोलते हैं, ये दोषी सिक्के होते हैं, ये फेयर कॉइन नहीं होते हैं, साफ सुथरे नहीं होते हैं। इसमें बाइज्ड ऐसे होते हैं जिसमें हेड और टेल आने का चांस 50-50% नहीं होता है, कम ज़्यादा होता है। देखो एंड थर्ड इज आल्सो बाइज्ड कॉइन दैट्स कम अप टेल 40%। अब तीसरा वाला भी बाइज्ड है, इसमें देखो टेल है 40%। अच्छा तो टेल 40% है तो हेड कितने परसेंट होगा, 60%। हेड कितने परसेंट होगा, 60% होगा। इसमें टेल 40% है तो हेड कितने परसेंट होगा, 60% होगा। क्योंकि देखो यहाँ हेड का 75 है, यहाँ टेल का 40 है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। हेड तो वही 75, अगर यहाँ पर टेल 40% है तो हेड कितना हो जाएगा, 60%। हेड 60% हो जाएगा। ऑफ द टाइम्स वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन, तीनों में से कोई एक सिलेक्ट होता है एट रैंडम एंड टास्क उछाला जाता है। इट शोज हेड आता है जैसे ऊपर वाले। तो इसमें हेड का निकालना, देखो इसमें टेल का 40% है तो हेड का 60% होगा। हेड का 60%, गलती ना करना, टेल का गिवन है तो हेड से निकालना है, इट शोज हेड। तो ये चीज़ गिवन हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, मतलब पहला वाला कॉइन ये आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जल्दी से फिर दूसरा बताते हैं जल्दी से। अब देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ ये भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करेंगे विथ आंसर, वो इसी टाइप के होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। देखिए लिखते इसलिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन सामान्य लगने लगे, आसान लगेंगे, ईजी हो जाएंगे आपके लिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर।
ये सपोज कर लीजिए, हिंदी वाले भी जो हैं हिंदी में बताते हैं कि 5% आदमी और 0.25%, ये पॉइंट है भैया, 0.25% महिलाओं के बाल ग्रे हेयर है, मतलब सफ़ेद है या भूरे हैं, जो भी हैं भूरे कह सकते हैं, मतलब 5% आदमियों के और 0.25% औरतों के बाल ग्रे हैं, भूरे हैं। अब बोला गया एक ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड, ये चीज़ नोन है, ये गिवन है, ये फाउंड है, ये नोन है, गिवन है, फाउंड है, ये नोन है, या कह सकते हैं गिवन है या फाउंड है या ऑलरेडी आकर्ड है, ये मतलब दिया है, ज्ञात है, पता है या पहले से घटित हो चुका है। क्या? एक ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड, एक ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड, ये चीज़ पता है, ज्ञात है, दिया है, नोन है, ऑलरेडी आकर्ड है। कहा गया है एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, तो इसके मेल होने की मतलब पुरुष होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पुरुष होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पुरुष होने की क्या, तो ये चीज़ नोन है, पुरुष होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स मतलब जितने मेल हैं उतने फीमेल हैं, इक्वल नंबर है, बराबर नंबर है, जितने मेल हैं उतने फीमेल है, मतलब 50-50 है, 50%। देखो एज्यूम दैट, मान लीजिए देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स मतलब जितने मेल हैं उतने फीमेल है, मतलब 50% मेल तो 50% फीमेल, 50% मेल्स तो 50% फीमेल्स। अब देखिए जरा यहाँ कैसे लेट किया जाए, लेट E1 इज सिलेक्टिंग, या ऐसे कर लो थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे, सिलेक्टिंग मेल मतलब सिलेक्टिंग मेल मेल, और E2 क्या हो जाएगा, सिलेक्टिंग फीमेल, सिलेक्टिंग फीमेल मतलब मेल को सिलेक्ट करना E1 है, मेल को सिलेक्ट करने की जो घटना है वो E1 है, और फीमेल को सिलेक्ट करने की जो इवेंट है, घटना है, वो E2 है। देखिए अच्छा तो कितना आएगा, PE1 कितना आएगा, सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। PE1 मेल को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फीमेल को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, इक्वल नंबर ऐसे कह सकते हो, इक्वल नंबर का मतलब होगा जैसे मेल अगर मान लो x है, ऐसे समझ लो, चलो 50-50 चाहे कह दो 50% वैसे भी समझ सकते हो, तो ये भी x हो जाएंगे, तो मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, x, टोटल हो जाएंगे 2x, ऐसे फीमेल की प्रोबेबिलिटी, फीमेल भी x और टोटल 2x, तब भी 1/2, और चाहे ऐसे कह दो 50% मेल और 50 पर, ये 50% हो गए, ये भी 50% हो गए, तो मेल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गए, 50/100 1/2, फीमेल को सिलेक्ट करना, ये भी 50/100 1/2, ऐसे। अब देखिए अब अगेन किसको लेट करेंगे, जो नोन है, गिवन है, पता है, दिया है, ज्ञात है, ऑलरेडी आकर्ड, उसको अगेन लेट। देखिए again let E is the event of selecting gray haired person। अगेन लेट कर लिया गया, दोबारा मान लिया गया कि ग्रे हेयर वाले पर्सन को, भूरे बाल वाले आदमी व्यक्ति को चुनना। अब व्यक्ति में आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। ग्रे हेयर इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ग्रे हेयर्ड पर्सन, ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करना ई है, सिलेक्ट करना ई है। ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करने की जो इवेंट्स है, ग्रे हेयर्ड पर्सन को जो सिलेक्ट करने की इवेंट्स है वो ई है, घटना ई है। ग्रे हेयर्ड को जो नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड, दिया है, ज्ञात है, पता है, पहले से घटित हो चुका है, उसी को अगेन लेट करते। पिछले कई वीडियोस बताते चले आ रहे। PE/E1, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करने की, ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि E1 नोन है कि मतलब वो मेल है, जबकि ये नोन है कि वो मेल है। मतलब P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। ग्रे हेयर्ड मतलब भूरे बाल वाले व्यक्ति को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, भूरे बाल वाले व्यक्ति को चुनने की प्रोबेबिलिटी, जबकि नोन है E1, जबकि नोन है कि वो मेल है। मतलब
तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी ई ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करने की अपान E1 जबकि वो मेल है, मतलब ऐसे पुरुष को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जिसके बाल ग्रे हैं। मतलब P मीन्स प्रोबेबिलिटी ई ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करने की अपान E1 जबकि वो मेल है। तो मतलब मेल होते हुए, तो मेल ऐसे कितने मेल हैं जिनके ग्रे हेयर हैं, देखो 5%, तो 5% ऐसे हैं, तो 5/100 सॉरी 5/100 1/20 PE/E2। P मीन्स प्रोबेबिलिटी E किसकी, ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करने की, ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ग्रे हेयर्ड पर्सन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अपान E2 जबकि नोन है कि वो फीमेल है। तो फीमेल में ग्रे हेयर्ड कितना है 0.25%, 0.25 अपान 100, ये हटाएंगे 2 0 और बढ़ेंगे, ये आएगा 4, 1/400। अब लिखोगे फ्रॉम बेस थ्योरम, देखिए फ्रॉम बेस थ्योरम, जो नोन है वो अपान में कर देंगे। नोन क्या है, देखिए ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड, ये नोन है, मतलब ई नोन है, ये अपान में। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, मेल होने की, E1 की। अब देखो इसका फार्मूला PE1, इसी का उल्टा लिख दिया जाए, अपोजिट चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, PE/E1। अपान में क्या होगा, हमने कहा था फार्मूला बनाना सीखिए, देखिए अपान में होगा PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2, सारी वैल्यू रख देंगे। PE1 की वैल्यू, PE/E1 की वैल्यू, PE1 की वैल्यू, PE/E1 की वैल्यू, PE2 की वैल्यू, PE/E2 की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लिखे दे रहे, देखिए समय बचता है 20/21। अभी इसी के जैसे 2 क्वेश्चन आपको नोट कर रहे हैं बोर्ड में, विथ आंसर उनको आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा सॉल्व करें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। पहले देखिए ये जो 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रही है आपको सॉल्व करने, ये दोनों वैसे ही है जैसे अभी आपको बताया था। ये NCERT एग्जाम्पलर है, NCERT एग्जाम्पलर है, CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहा था आपको हमारे वीडियो में NCERT की क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, इसलिए ऐसा करते हैं, लिख देते हैं कि आप लोग भी सॉल्व करें। ये दोनों वैसे ही हैं जैसे अभी बताया था, थोड़ा सा मीनिंग बता देते हैं। कहा गया सपोज दैट 6% ऑफ पीपुल विथ ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट हैंडेड, मतलब 6% ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप O है, वो लेफ्ट हैंडेड है। ब्लड ग्रुप तो O है लेकिन लेफ्ट हैंडेड हैं, और ब्लड ग्रुप कितना है O है। एंड 10% ऑफ दोज विथ अदर ब्लड ग्रुप आर लेफ्ट हैंडेड, और 10% ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं लेकिन अदर ब्लड ग्रुप है, मतलब 6% लेफ्ट हैंडेड ब्लड ग्रुप O, 6% ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं और ब्लड ग्रुप O है, और 10% ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड है लेकिन अदर ब्लड ग्रुप है, कोई दूसरा ब्लड ग्रुप है। अब 30% ऑफ पीपुल हैव ब्लड ग्रुप O, 30%, अच्छा बताओ सोचना जरा, 30% ऑफ पीपुल हैव ब्लड ग्रुप O, 30% का ब्लड ग्रुप O है, तो अदर वाला कितना होगा। देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा हिंट्स दें आपको, थोड़ा सा हिंट्स दे दें तो कि सॉल्व कर लो। ब्लड ग्रुप O ये कितने परसेंट है, 30% है, तो अदर ब्लड ग्रुप वाले कितने होंगे, अदर ब्लड ग्रुप वाले कितने होंगे, 70% हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। यही चीज़ बस बतानी थी, बाकी तो आप कर सकते हो। देखो 6% लेफ्ट हैंडेड ब्लड ग्रुप O है, 10% लेफ्ट हैंडेड ब्लड ग्रुप अदर है, कोई दूसरा है। अब 30% ऑफ पीपुल हैव ब्लड ग्रुप O, 30% लोगों का ब्लड ग्रुप O है, तो 30% का ब्लड ग्रुप O है तो अदर ब्लड ग्रुप वाले कितने हो जाएंगे, 70%। तो कहा गया इफ ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सिलेक्टेड, ये चीज़ नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, ये चीज़ ये नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, मतलब दिया है, ज्ञात है, पता है, और ये अपान में रहेगा, इसी को अगेन लेट करेंगे। ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रेंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आर सी, मतलब इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह, मतलब लेडीज हो या जेंट्स,
विल हैव ए ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ, इसको देखो आप लोग क्या लेट कर लो E1 और इसको क्या लेट कर लो E2। तो E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ये E ये नोन है, तो E1 की वजह से मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है E1 बाई E की। लेकिन PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, PE1 की प्रोबेबिलिटी आएगी 30/100 और PE2 की प्रोबेबिलिटी 70/100। बाकी ये आंसर लिखा है, सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन बता चुके हैं, अभी जस्ट ऐसे बताया था। अब इसको देखिए सेकंड वाला थोड़ा समझिएगा, इसको भी, इसका भी आंसर लिखा है। ये जितने ज़्यादा अपने आप सॉल्व करेंगे उतने बढ़िया रहेगा। देखिएगा बस NCERT वाले बता देते, कुछ आपको लगाने दे रहे, जैसे ही NCERT 1-2 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे वैसे प्रोबेबिलिटी 3 डायमेंशनल पढ़ाया जाएगा। इन ए सर्टेन कॉलेज, एक कॉलेज में 4% ऑफ बॉयज एंड 1% ऑफ गर्ल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिएगा। वो NCERT एग्जाम्पलर था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेंगे। इन ए सर्टेन कॉलेज 4% ऑफ बॉयज एंड 1% ऑफ गर्ल्स आर टॉलर देन 1.75 मीटर्स। मतलब किसी कॉलेज में 4% लड़के 1.75 मीटर से ज़्यादा लंबे हैं और 1% लड़कियां 1.7 मीटर से ज़्यादा लंबी हैं। मतलब इन ए सर्टेन कॉलेज 4% ऑफ बॉयज एंड 1% ऑफ गर्ल आर टॉलर देन मतलब लंबे हैं। मतलब 4% लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई टॉलर देन, जिनकी लंबाई 1.75 मीटर से ज़्यादा है, और 1% लड़कियां ऐसी हैं, 1% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1.75 मीटर से ज़्यादा है। ये चीज़ फर्दर मोर आगे 60% ऑफ गर्ल्स। अच्छा बताइए 60% गर्ल्स हैं, अगर 60% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, 60% गर्ल्स हैं मीन्स 40% बॉयज हो जाएंगे, 40% बॉयज। तो ये E1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। अब कहा गया ए स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड, देखिए इज फाउंड नोन गिवन इज फाउंड टू बी टॉलर देन, ये तो ये फाउंड है। ई किसको लेट करोगे, ई लिखोगे सेलेक्टिंग ए स्टूडेंट टॉलर देन, यहाँ पर लिखोगे सेलेक्टिंग ई, ऐसे लिख देना। अगेन लेट जब लिखोगे सेलेक्टिंग ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना, सेलेक्टिंग ए स्टूडेंट टॉलर देन, मतलब जिसकी लंबाई टॉलर देन 1.75 मीटर्स। ये अगेन लेट करोगे। E1 में गर्ल्स हो जाएगा, E2 में बॉयज़ हो जाएगा, अगेन में ये हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इज गर्ल, E2 बाई ई की प्रोबेबिलिटी, गर्ल मतलब E1 बाई ई की प्रोबेबिलिटी, E1 बाई ई की, ये आंसर आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों आपको सॉल्व करने ना है तो कमेंट्स में आप जाके बता भी सकते हैं, इसलिए कमेंट्स जरूर करिए, कमेंट्स करिए। अगर आप आगे अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिला, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। NCERT का भी है, NCERT का है, NCERT क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर बुकों में भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का। इसको देखिएगा, फिर इसके जैसा एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, वो आपको सॉल्व करना होगा। इसको समझना बहुत ही जरूरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, चाहे CSE बोर्ड हो CBSE बोर्ड, NCERT का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब एक आदमी के बारे में पता है कि वो 4 में से 3 बार सही बोलता है, सत्य बोलता है। एक आदमी के बारे में पता है कि वो 4 में से 3 बार सही बोलता है, तो बताइए उसके सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। 4 में से 3 बार सही बोलता है, तो सत्य बोलने की, स्पीकिंग ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सही बोलने की 3/4, और सही ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। 4 में से 3 बार सही बोलता है, मतलब अगर 4 बातें बताएगा तो 3 सही बताएगा, 1 झूठ बताएगा, तो ट्रुथ इस मतलब प्रोबेबिलिटी आप स्पीकिंग ट्रुथ की कितनी हो जाएगी, मतलब सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, प्रोबेबिलिटी आप नॉट स्पीकिंग ट्रुथ, सही ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। कहा गया ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स, वो एक पासे को फेंकता है, एंड रिपोर्ट्स मतलब बतलाता है, बताता है, कहता है। ही थ्रोज ए डाई, वो एक पासे को फेंकता है,
एंड रिपोर्ट्स बतलाता है दैट इट इज ए 6 और कहता है कि 6 आया है, वह एक पासे को फेंकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि मेरे वीडियोज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि 100% आपके मार्क्स आएँ। मैं फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अब तक मैं बंद कर देता बनाना। अब देखिएगा तो आगे आया कि एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, वह एक पासे को फेंकता है, रिपोर्ट्स करता है, बताता है। अब वहाँ पर वही स्वयं है और कोई नहीं है। वो एक पासे को फेंकता है और बतलाता है दैट इट इज ए 6 और बताता है कि 6 आया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वास्तव में 6 आया हो। अब देखिए एक्चुअली 6 आने का मतलब समझते हो, वास्तव में 6 आने का मतलब वो 6 बताए भी और 6 आए भी। एक्चुअली 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6, कि वास्तव में 6 आया है। तो वास्तव में 6 आने का मतलब हो गया आदमी जो रिपोर्ट्स करे वो भी 6 हो और 6 आना भी चाहिए। मतलब रिपोर्ट्स करे 6 हो और 6 आए भी, वो 6 बताए भी, 6 बतलाए भी, 6 रिपोर्ट्स भी करे, 6 बताए भी और 6 आए भी। 6 रिपोर्ट्स भी करे मतलब बताए भी कि 6 है और 6 आना भी चाहिए, तभी एक्चुअली, तब वास्तव में 6 होगा जा करके। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिएगा आंसर भी लिख दिया 3/8, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। फिर इसी के जैसा एक क्वेश्चन, E1 हो गया गेटिंग 6, E1 हो गया, चलो गेटिंग 6 आना E1 हो गया, E2 हो गया नॉट गेटिंग 6, नॉट गेटिंग 6 आना E1, 6 ना आना E2। देखिए तो PE1 कितना हो जाएगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो डाई में से 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। PE2 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। देखिए पासे में से 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, पासे में से 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और पासे में से 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब अगेन लेट क्या करोगे, ही थ्रोज ए डाई, जो चीज पता है, ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6, दैट इट इज ए 6, मतलब वो बताता है कि 6 आया है। तो यही चीज पता है, ये गिवन है, ये नोन है, पता है, नोन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर दिया है, ज्ञात है, पता है। तो लिखोगे ई क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग 6 बाई मैन, आदमी के द्वारा 6 बतलाना, ई हो गया 6 बताना, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट को मतलब होता है बतलाना, हिंदी में बोलते हैं। रिपोर्टिंग 6 बाई मैन, ई किसकी इवेंट्स हो गई, यही अगेन लेट हो गया, यही दोबारा लेट हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा पहले 6 आना E1 हो गया और 6 ना आना E2 हो गया, फिर आदमी के द्वारा 6 बतलाना ई हो गया, अगेन लेट, जो नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, जो दिया है, ज्ञात है, पता है, पहले से घटित हो चुका, उसी को दोबारा लेट करते। तो क्या दिया है कि ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, ये गिवन है, ये नोन है, ये पता है, हमें पहले से पता है कि वो रिपोर्ट करता है कि नहीं 6 आया है। तो रिपोर्टिंग 6 बाई मैन, आदमी के द्वारा ये रिपोर्ट करना, ये बतलाना कि 6 आया है, इसी को ई लेट कर लिया, इसी को ई लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा PE/E1। तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी, रिपोर्टिंग 6 बाई मैन, आदमी के द्वारा 6 बतलाने की, अपान E1, जबकि 6 आता भी है। अब बताइए इसकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मतलब आदमी के द्वारा 6 बतलाने की, आदमी के द्वारा 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि गेटिंग 6 आता भी है, मतलब 6 आता भी है और 6 बता भी रहा है, इसका मतलब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई, इसका मतलब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। और अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए PE/E2, इसको समझिए थोड़ा सा। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी, रिपोर्टिंग 6 बाई मैन, आदमी के द्वारा ये बताने की कि 6 आता है, रिपोर्टिंग 6 बाई मैन, आदमी के द्वारा 6 बतलाने की, अपान E2 नॉट गेटिंग 6, जबकि E2 6 आता नहीं है।
P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मीन्स आदमी के द्वारा 6 बताने की, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E आदमी के द्वारा 6 बताने की प्रोबेबिलिटी अपान E2, जबकि नॉट गेटिंग 6, जबकि 6 आता नहीं है, मतलब 6 बता तो रहा है लेकिन 6 आया नहीं, मतलब झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब झूठ बोलने की। देखिए इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलिंग लाई, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गया, टेलिंग लाई, ये हो गया झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के दे दिया गया, जो बच्चा पढ़ेगा नहीं कभी नहीं सॉल्व कर सकता। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E रिपोर्टिंग 6 बाई मैन, आदमी के द्वारा 6 बतलाने की प्रोबेबिलिटी, आदमी के द्वारा 6 बतलाने की प्रोबेबिलिटी अपान E1 गेटिंग 6, जबकि 6 आता भी है, जबकि ये नोन है, ये पता है कि 6 आया भी है, मतलब आदमी के द्वारा 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी मैन के द्वारा 6 बतलाने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि 6 आया भी है, तो 6 बता भी रहा है, 6 आया भी है, मतलब सही बोल रहा है, स्पीक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, सही बोलने की प्रोबेबिलिटी, और सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 बार सही बोलता है तो 3/4 हो जाएगा। अब P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, रिपोर्टिंग 6 बाई मैन, आदमी के द्वारा 6 बतलाने की अपान E2 नॉट गेटिंग 6, जबकि ये पता है कि 6 आया नहीं है, आदमी तो 6 बतला रहा है लेकिन 6 आया नहीं है, मतलब झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए, 1/4। क्यों, क्योंकि 4 में से 3 बार सही बोलता है तो 3/4, और तो एक बार झूठ भी बोल रहा होगा, 4 में से 3 बार सही बोलता है तो एक बार झूठ बोलेगा तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए बाय बेस थ्योरम लिखोगे, फ्रॉम बेस थ्योरम, P जो नोन है, ये देखो नोन है, यही नोन है, E नोन है, E नोन है। अब एक्चुअली 6 मतलब 6 आया भी हो तो E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, E1 की। अब देखिए क्या बनेगा, ये PE1 ये हो जाएगा PE बाई E1, इसी का उल्टा, अब यहां पर PE1 PE बाई E1 प्लस PE2 PE बाई E2, सारी वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू ये लिखी है रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा 3/8। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं बिल्कुल सेम इसी के जैसा विथ आंसर, तो उसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, इसलिए लिखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखा है ये आपको बिल्कुल सॉल्व करना, आंसर भी लिखा है। ए मैन स्पीक्स ट्रूथ 8 times आउट ऑफ 10 times। ए डाई इज टास्क्ड, ही रिपोर्ट्स दैट इट वाज 5। एक पासा उछालता और बताता है कि 5 आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज एक्चुअली 5, कि वास्तव में 5 था। 4/9 आंसर लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के और जो बेस थ्योरम के क्वेश्चन है वो बताएंगे। जैसे ही समाप्त होंगे वैसे 3 डायमेंशनल शुरू करेंगे। अब आपको लगा हो कि नहीं मेहनत की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स तो बिल्कुल करिए। अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो आगे फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, तो कमेंट्स जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।